हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है विटामिन एवं पोषण। देखिए, इसमें इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 90 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 91 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कौन सा पदार्थ है? गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, बताइए। याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ग्लूटीन, यानी ऑप्शन ए। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त यानी कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। प्रश्न संख्या 92 है, पूछा गया है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी किलो कैलोरी होती है? एक कठोर यानी हार्ड वर्क करने वाले पुरुष की रोज के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो कितनी किलो कैलोरी होती है, आपको बताना है। याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी जो है दैनिक ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी प्रतिदिन 3500 से 4000 किलो कैलोरी के बीच ऊर्जा की जरूरत होती है। 93 है, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक गिलास पानी पीने में, अगर आप एक गिलास पानी पीते हैं तो कितना कैलोरी आप मतलब कि प्राप्त करते हैं पानी से? तो याद रखिएगा, पानी में कोई कैलोरी नहीं मिलता है, यानी शून्य, ऑप्शन ए। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, पानी में कैलोरी नहीं होता है। एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की जो मात्रा होगी वो शून्य होगी, जीरो होगी। 94 है, भोजन का एक प्रमुख जो अंग है वो कौन सा है? भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो बताइए सही जवाब क्या होगा? भोजन का एक प्रमुख अंग है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन का क्या है? प्रमुख अंग है, मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की यौगिक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। लंबे समय तक, 95 नंबर प्रश्न है, लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय तक आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसके लिए जो एनर्जी की जो जरूरत होती है, यानी ईंधन जिसे कह रहे हैं, ईंधन क्या होता है? मुख्य ईंधन क्या है? अगर आपको लंबे समय तक एक्सरसाइज करना है तो मुख्य ईंधन जो होगा वो कौन सा होगा? सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लंबे समय तक एक्सरसाइज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की मतलब की जरूरत होती है। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि। 96 है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। 97 है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, ऑप्शन ए।
फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे, सभी दाने हैं। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो एमिनो अम्ल, बी ऑप्शन। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। 99, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए, निम्न में से किस फल में लौह यानी आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब है करौंदा में। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। करौंदा एक आवृत बीजी पौधा है। करौंदा क्या है? एक आवृत बीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ है हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला है कैल्शियम, दूसरा है लौह, तीसरा है सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में मांसपेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा कैल्शियम, लौह और सोडियम, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने और उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सही जवाब है आयरन, बी ऑप्शन। पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक मात्रा में आयरन होती है। आयरन की मात्रा पालक में सबसे ज्यादा होता है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। आयरन क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में आयरन की कमी हो जाने से मतलब कि अरक्तता हो जाती है और शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। 102 है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, पालक, डी ऑप्शन। इसके बाद 103 नंबर है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लौह का अंश यानी आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ठीक है, आयरन सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आयरन की सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों यानी ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, अंडा, फलियां, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है तथा शरीर में इसकी कमी हो जाने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। 104 है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमाइलोज का, एमाइलोज, बी ऑप्शन। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक है एमाइलोज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। सामान्यतः चावल की लंबे दाने वाली किस्मों जैसे कि बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद 105 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है?
किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो आपको मालूम है लैक्टोज के कारण। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड शुगर है और यह ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है। बताइए सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 106 का जो सही ऑप्शन है वो है आपका मोनो सैकेराइड, नहीं, सुक्रोज, माल्टोज, डाइसैकेराइड या सेलोबायोस। दूध में विद्यमान जो सैकेराइड होता है वो लैक्टोज होता है, बी ऑप्शन। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो आप कमेंट करके भी बताइएगा कि किस बैक्टीरिया के कारण दूध जो है खराब या खट्टा हो जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बहुत बार हम लोगों ने चर्चा किया है, डिस्कस किया है। दूध जो है जिस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है वो है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। आप लोग कमेंट बहुत कम करते, प्लीज कमेंट किया करिए। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा हो जाता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। याद रखिएगा ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव हैं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 108 है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में जो परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। दूध का दही में परिवर्तन जिसके द्वारा होता है वो है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। दूध में क्या होता है? कैसीन। कैसीन नामक, कैसीन के कारण ही दूध का रंग उजला होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध क्या होता है? सफेद होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के जो बैक्टीरिया है और कैसीन के बीच रासायनिक मतलब कि कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप ये होता है, दही का निर्माण होता है। 109 नंबर है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का जो कारण है किसके उपस्थिति के कारण होता है? या यूं कहें कि गाय का दूध हल्का पीला होता है किसके कारण? तो याद रखिएगा सही जवाब है कैरोटीन के कारण। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन जो है उपस्थित होता है। कौन सा प्रोटीन? तो कैसीन। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण जो है बी कैरोटीन मतलब कि बीटा, ठीक है, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति है। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 है। प्रश्न संख्या 110 है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिस कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय का दूध जो होता है पीले सफेद रंग का होता है जिसके कारण होता है। कारण क्या है? क्या उसमें उपस्थित रहता है? तो याद रखिएगा उसमें कैसीन के साथ कैरोटीन उपस्थित रहता है जिसके कारण दूध का जो गाय का जो दूध है वो हल्का पीलापन के रूप में मतलब कि होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का जो कारण है बीटा कैरोटीन की उपस्थिति है। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 है। 111 है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस का जो दूध है इसमें फैट की मात्रा कितनी होती है?
तो भैंस के दूध में औसतन अगर बात करें तो वसा की मात्रा यानी फैट की मात्रा 7.2% होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भैंस के दूध में औसत वसा की जो मात्रा है, फैट की जो मात्रा है 7.2% है, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 3.5 से 4% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। 112 दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया थोड़ा डाउटफुल है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनेक स्तनियों के जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन के लिए रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। किस नामक? तो रेनिन। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में नहीं होता। वयस्कों में दूध प्रोटीन्स के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेस एंजाइम जो है मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः ये लुप्त हो जाते हैं। 113 है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है, सही जवाब हो जाएगा रेनिन, सी ऑप्शन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दुग्ध या दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करके दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता है। 114 है कैसीन दुग्ध होता है। कैसीन दुग्ध होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन्स है जो कि दूध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन्स फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है, यानी दूध का सफेद रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। याद रखिएगा दूध पूर्ण आहार है, कंप्लीट डाइट है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% जो है पाई जाती है, 3.3, याद रखिएगा। 115 है दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो सही जवाब है कैसीन। कैसीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 116 निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो याद रखिएगा कैसीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? टिश्यूज का निर्माण कैसे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन से होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शरीर में ऊतकों का निर्माण यानी टिश्यूज का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत के लिए, उपचय के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों की यौगिक होती है, यानी अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयां या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य या एसेंशियल तथा नॉन एसेंशियल 2 प्रकार के होते हैं, यानी अनिवार्य तथा अनिवार्य 2 प्रकार के होते हैं। 118 मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है, यानी मानव शरीर का जो ग्रोथ है कब होता है, किसके कमी के कारण? तो याद रखिएगा
प्रोटीन के कमी के कारण जो मानव या ह्यूमन बॉडी है इसकी वृद्धि कम हो जाती है, धीरे हो जाती है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा और फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए ये आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी होती है। 119 निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? तो सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसके बाद ये सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोटीन्स के संयोजक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, लौह आदि के अंश भी पाए जाते हैं। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों की यौगिक होती हैं, यानी अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयां या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 120, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ अणु, दूसरे तरफ उपस्थित तत्व दिए गए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, विटामिन B12 का जो संबंध है वो है आपका कोबाल्ट से। हीमोग्लोबिन का संबंध है लोहा से। क्लोरोफिल का संबंध है मैग्नीशियम से। और पीतल का जो संबंध है वो है आपका तांबा से। यानी सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए में दिया गया है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन B12 को, या इसका जो संबंध है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का संबंध लोहा से है, क्लोरोफिल का मैग्नीशियम से है और पीतल का संबंध तांबा से है। 121, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अणु, दूसरे तरफ उपस्थित धातु का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। विटामिन B12 आपको मालूम है, सेम प्रश्न सेम जवाब। विटामिन B12 का संबंध कोबाल्ट से है। हीमोग्लोबिन का संबंध लौह यानी आयरन से है। क्लोरोफिल का संबंध भी आपको पता है, मैग्नीशियम। और चेल्कोपेराइड का संबंध तांबा यानी कॉपर से है। यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन B12 का संबंध कोबाल्ट से है। हीमोग्लोबिन का संबंध लौह यानी आयरन। क्लोरोफिल का मैग्नीशियम और चेल्कोपेराइड का संबंध तांबा यानी कॉपर से। सूची 1 सूची 2 के साथ जो आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो देखिए, अगर बात करें तो विटामिन B1 का जो संबंध है, विटामिन B1 का संबंध थायमिन से है। विटामिन B2 का संबंध राइबोफ्लेविन से है। विटामिन B6 का संबंध पायरोडॉक्सिन से है। विटामिन B12 का संबंध साइनोकोबालामिन से है। यानी सही ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया गया है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन और विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो B2 का संबंध राइबोफ्लेविन से दिया गया है। B2 का संबंध राइबोफ्लेविन से दिया गया जो कि सही सुमेलित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 124 है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? वो है गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर लेकिन बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा है, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता और मोल्डिबेडेनम आदि शामिल हैं। जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहद पोषक तत्व है, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। 125,
पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पपीता में मुख्यतः जो विटामिन पाया जाता है वह है विटामिन सी। पपीते में मुख्यतः विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन ए, विटामिन बी1, बी2 का एक अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 126 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपका प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।